स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसमें हमने इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र आदि के प्रश्नों को पूरा कवर किया है। टॉपिक वाइज हमने देखा है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनकी विस्तृत व्याख्या, सभी चीज़ों को देख लिया है। आज से हम जीके को स्टार्ट करने वाले हैं। जीके के प्रश्नों को हम देखेंगे, जिसमें आज का हमारा जो सब्जेक्ट होगा भौतिक विज्ञान के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सबको कवर करेंगे, सबकी व्याख्या भी देखेंगे और कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है। तो अगर बात करें त्वरण की इकाई की, तो त्वरण की जो इकाई होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आई थिंक आप मूल मात्रकों के बारे में जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो एक बार जाके 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको एक बार जरूर देखिएगा, तो ये बेसिक टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो बात करें एसआई मात्रक की, तो एसआई मात्रक में जो त्वरण की एसआई मात्रक होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो बात कर लें त्वरण की एसआई जो इकाई होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसमें बल, द्रव्यमान और त्वरण न्यूटन की गति के दूसरे नियम से जुड़े हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी वस्तु का त्वरण उसमें हुए वेग परिवर्तन के समानुपाती तथा समय अंतराल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न देखें। अगला हमारा प्रश्न है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत विभवांतर जो होता है उसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होता है वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है हमारा कि वॉट सेकंड किसका मात्रक है। तो बात करें वॉट सेकंड का, तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वॉट सेकंड होता है। आप देख सकते हैं वॉट सेकंड ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। वॉट सेकंड 1 वाट की शक्ति के बराबर ऊर्जा है जो 1 सेकंड के लिए स्थिर हो। यह 1 जूल के बराबर होती है। ध्यान रखना है, जो 1 वाट होता है वो किसके बराबर होता है, तो 1 जूल के बराबर होता है। वॉट सेकंड जो होता है 1 जूल के बराबर होता है। अब बाकी इसमें देख सकते हैं बल का मात्रक न्यूटन होता है। एसआई मात्रक बल का न्यूटन होता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। शक्ति का मात्रक वॉट होता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला है 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर है। तो ये कह रहा है 36 किलोमीटर, किलोमीटर दिया है, घंटे में दिया हुआ है समय। तो इसके बारे में बताना है कि यह किसके बराबर है। तो अगर हमको मीटर में जो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेना है, घंटा को सेकंड में चेंज कर लेना है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। इसका जो उत्तर है वो क्या है, सी है 10 मीटर प्रति सेकंड। इसके बारे में आइए देख लेते हैं। तो अगर बात करें तो दूरी जो दी गई है वो कितनी दी गई है, 36 किलोमीटर दी गई है। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो कुल दूरी कितनी हो गई, तो 36 गुणे 1000 मतलब 36,000 मीटर हो गई। तो डिस्टेंस को अगर हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये 36,000 मीटर हो गई। अब बात करते हैं समय की। तो समय में हमें पता है 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कुल 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 60 गुणे 60 मतलब 3600 सेकंड हो जाएंगे। अब हम इसे मीटर में चेंज कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। तो जो हमने दूरी थी वो 36,000 मीटर थी और जो समय था वो 3600 सेकंड था। इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक प्रकाश वर्ष डैश की एक मापन इकाई है। तो बात करें प्रकाश वर्ष की, तो प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक होती है। जैसा कि ऐसा लग रहा है कि समय का मात्रक है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ईजी है, बहुत बार पूछा गया है। तो दूरी का ये मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है जिसका प्रयोग तारों, ग्रहों तथा दूर सूर्य की दूरी नापने के लिए की जाती है। मतलब जो बहुत दूर स्थित चीजें होती हैं उनको मापने के लिए जनरली प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में तय करती है। निर्वात का मतलब क्या है, निर्वात एक ऐसी जगह है जहाँ पे हवा भी ना हो, उस जगह को निर्वात कहते हैं। तो वह बात करें तो एक प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में तय करता है। 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वो 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। देख सकते हैं कितनी दूरी तय करता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर की डिस्टेंस 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश तय करता है और यही दूरी क्या कहलाती है, 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला देख रहे हैं। तो अगला क्या है हमारा प्रश्न कि 1/2 mv² के लिए आयामी सूत्र है। तो इसकी बात करें
तो आयामी सूत्र कैसे निकालते हैं? देखिए जैसे ये 1/2 लिखा है, 1/3 लिखा है, इनके लिए कोई आयामी सूत्र नहीं होता। mv², m क्या है? द्रव्यमान है, v क्या है? यहाँ पे वेग है। तो अब इसके बारे में जाने तो m के लिए हम हमेशा आयामी सूत्र लिखते समय m क्या है? द्रव्यमान के लिए हम भार के लिए m लिखते हैं, कैपिटल में m। आयामी सूत्र हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। v की बात करें तो v क्या है? त्वरण है। त्वरण का जो आयामी सूत्र होता है वो L(t⁻⁻1) होता, सॉरी त्वरण नहीं, वेग का जो आयामी सूत्र क्या होता है? L(t⁻⁻1) होता है। अब ये कैसे हमें पता है कि वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो वेग एक तरीके का चाल है। तो वेग बराबर होता है डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे होता है डिस्टेंस की जगह विस्थापन लिखते हैं, विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन एक तरीके की दूरी है, दूरी के लिए क्या लिखते हैं? कैपिटल L लिखते हैं। समय के लिए क्या लिखते हैं? T लिखते हैं। तो ये जब T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L(t⁻⁻1) हो जाएगा, L(t⁻⁻1) हो जाएगा। तो इस तरीके से वेग का जो आयामी सूत्र होता है L(t⁻1) होता है। अब इस तरीके से अगर हम बात करें तो m के लिए कैपिटल M हो गया, L(t) के लिए L(t⁻1) हो गया, L(t⁻⁻1) और पावर में, इसके पावर में क्या दिया है? v का स्क्वायर है, मतलब v का स्क्वायर है। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं? m है, L(2) हो गया यहाँ से, और t⁻1 हो गया। तो अगर बात करें हाफ mv² के लिए तो m L(2t⁻1). तो आप देख सकते हैं -1 नहीं -2, क्योंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो अगर बात करें तो t⁻2, तो ये किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। तो जो खगोलीय इकाई होती है वो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी औसत दूरी होती है। इसके बारे में जाने तो एक खगोलीय इकाई पृथ्वी तथा सूर्य के बीच औसत दूरी होती है। एक खगोलीय इकाई की दूरी जो होती है 1.49 × 10⁻11 मीटर की होती है। अगला प्रश्न है हमारा, चौड़े गेज की दो ट्रैकों के बीच कितना अंतर होता है? तो ट्रैक क्या है? रेलगाड़ी जैसे रेल लाइनें होती हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है? तो इसके लिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1.676 मीटर की होती है। इसके बारे में जान ले तो रेलवे की चौड़े गेज के दो ट्रैकों के बीच 1.676 मीटर का अंतर होता है। इसमें भी रेल लाइनें भी 3 तरह की होती हैं। मेनली बड़ी लाइन जो होती है उनके बीच की दूरी 1.676 मीटर होती है। मीटर गेज वाली जो लाइन होती है उसकी जो बीच की दूरी होती है 1 मीटर होती है। नैरो गेज की 0.610 मीटर होती है। अगला प्रश्न है हमारा, किस यंत्र से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है? तो अगर बात करें वायुमंडल की आर्द्रता, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आर्द्रता मापी से मापते हैं। इसके बारे में जान ले तो आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर नामक यंत्र से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर का उपयोग द्रव के घनत्व को मापने में किया जाता है। कैपिलर का उपयोग, कैपिलर क्या है? अब कैपिलर भी एक मापन यंत्र है। तो बात करें कैपिलर का उपयोग लंबाई तथा तार की मोटाई आदि नापने में की जाती है। तापमापी का प्रयोग तापमान को नापने में की जाती है। सूक्ष्म मापी का अगर बात करें तो सूक्ष्म मापी यंत्र का प्रयोग बाहरी या अंदरूनी मापों जैसे कि मोटाई, व्यास, लंबाई, चौड़ाई आदि मापने में की जाती है। इसके द्वारा हम किसी जॉब या वस्तु की छोटी से छोटी माप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? तो जो वायुमंडलीय दबाव होता है उसको बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। इसके बारे में अगर जाने तो वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है। अमीटर विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। सिस्मोमीटर की बात करें तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। तथा गैल्वेनोमीटर जो होता है वो किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वायु में नमी की मात्रा को निर्धारित करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो वायु में जो नमी को मापता है वो होता है हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर। अभी हमने देखा आर्द्रता के बारे में। तो हाइग्रोमीटर क्या है? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है इससे। हाइड्रोफोन से पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। जो हाइड्रोफोन होता है इससे पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना की जाती है। टेलीस्कोप से आप जानते हैं दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है किसी वस्तु के किसी विभिन्न प्रकार के स्पेक्ट्रमों का अध्ययन करने में इसका यूज किया जाता है, जैसे कि विभिन्न रंगों के तरंगदैर्ध्य को इससे नापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है।
तो पानी के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनको अगर पता लगाना है, जैसे पनडुब्बी वगैरह हो गई, उनका पता लगाने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। अब ये क्या होता है सोनार? सोनार के बारे में जाने तो सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होता है, एक यंत्र है। ये एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा स्थिति का पता लगाने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग समुद्र के अंदर पनडुब्बी की उपस्थिति तथा उसकी गहराई का पता लगाने में किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? डैश एक संयंत्र है जो किसी वस्तु की दूरी और दिशा का पता लगा सकता है। तो ये बात किसकी हो रही है? रडार की। इसके बारे में जानें तो रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग को संक्षिप्त रूप से रडार कहते हैं। इसमें रेडियो तरंगों की सहायता से वायुयान की स्थिति, दूरी का पता लगाया जाता है। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, संवेग का सूत्र क्या है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को अगर बात करें तो पी से लिखते हैं, m इंटू वी इसका फॉर्मूला होता है। m क्या है? द्रव्यमान है, और v क्या है? वेग है। तो द्रव्यमान गुणे वेग, तो ये आप देख सकते हैं पहला ही क्या है, बिल्कुल सही है। संवेग का सूत्र जो होता है वो द्रव्यमान गुणे वेग है, तथा इसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। संवेग के संदर्भ में न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बताता है कि किसी वस्तु पर लागू कुल बाहरी बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगला एक जो हमारा प्रश्न है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल का प्रश्न है, जिसे बस ध्यान से समझना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। दिया गया है कि t बराबर 0। t बराबर 0 का मतलब होता है कि जब कोई भी कार्य प्रारंभ हो रहा होता है तो वो समय बिल्कुल 0 की अवस्था मानी जाती है। तो उस टाइम मतलब समय अभी स्टार्ट नहीं हुआ रहता, t बराबर 0 लेते हैं। उस टाइम पे जो वेग है वो कितना है? 21 मीटर पर सेकेंड है। मतलब ये प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं, स्मॉल u से। इसकी जो गति है वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, की दर से कम हो रही है। क्या हो रहा है? यहाँ मंदन की स्थिति है, कमी देखी जा रही है। 4 सेकेंड के अंत में स्कूटर कितनी दूरी तय करेगा? तो आइए इसके बारे में, इसकी व्याख्या सीधे देखते हैं। इसके बारे में देखते हैं सॉल्व इसका कैसे करना है। तो u जो है क्या है? प्रारंभिक वेग है जो कि दिया गया है 21 मीटर पर सेकेंड है। a क्या है? त्वरण है। त्वरण यहाँ पे कितना दिया गया है? -50 सेंटीमीटर, क्योंकि घट रहा है तो -50 सेंटीमीटर पर स्क्वायर दिया गया है। अब बात करें इसके बारे में तो इसको मीटर सेकेंड में आप बदल सकते हैं। मीटर सेकेंड में बदलने के लिए आपका जब इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदलेंगे तो 1/2 आ जाएगा। t दिया गया है, 4 सेकेंड में पूछा गया है, तो यहाँ पे हम गति विषयक जो नियम है उसका प्रयोग करेंगे। s क्या है? दूरी है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है? दूरी है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। t क्या है? उस समय पे जो समय है, हाफ at स्क्वायर। तो इसके बारे में हमें बताना है। देखिए s जो दिया है वो s हमें निकालना है। s u कितना है? 21 है। t कितना है? 4 सेकंड में पूछा गया है। क्योंकि त्वरण जो है वो क्या है? माइनस में है, घट रहा है तो धीरे धीरे, तो इसलिए a का यहाँ मान आप देख रहे हैं माइनस लगा देंगे। माइनस यहाँ आ गया है 1/2 ऑलरेडी दिया हुआ है। a का मान कितना आया था? 1/2 आया था। इंटू t का मान कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 84 - 4 आ जाएगा, 80 मीटर इसकी दूरी आ जाएगी। तो ये क्या हो गया? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 80 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे जनरेटर कहते हैं। जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा उसमें दी जाती है, यांत्रिक ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आइए इसके बारे में जाने, इसके बारे में देख लेते हैं। अगर बात करें तो विद्युत जनित्र मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। जनरली इसमें क्या होता है? दो चुंबक लगे होते हैं और बीच में एक लोहे की कुंडली होती है जिसको घुमाई जाती है। जब भी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी चीज घूमती है, कोई कुंडली घूमती है, तो उसमें क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी सिद्धांत पे काम करता है फैराडे का नियम। फैराडे का सिद्धांत यही है कि जब भी फ्लक्स परिवर्तन होता है तो क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसी नियम पे ये वर्क करता है। आइए इसके बाद अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा कि नीचे कुछ यंत्र और वे जिन वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है उन्हें दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें कुछ यंत्रों के नाम दिए गए हैं और बताना है कि किस नियम पे वो वर्क करता है, और इसमें से एक है जो कि सही नहीं दिया गया है, वही हमें बताना है। वायुयान बर्नौली के नियम पे कार्य करता है, बिल्कुल सही है। कार का ब्रेक आर्किमिडीज के नियम पे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा। MRI जो होता है वो क्वांटम मैकेनिक्स पे वर्क करता है, बिल्कुल सही है ये। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे वर्क करता है। आइए अब इसके बारे में देख लेते हैं।
वायुयान बर्नौली का नियम इस पे वर्क करता है। MRI जो होता है ये क्वांटम मैकेनिक्स पे वर्क करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे वर्क करता है। कार के ब्रेक आर्किमिडीज के नियम से संबंधित नहीं है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसी द्रव या जल के अंदर डूबी अथवा तैरती वस्तुओं पर लागू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक लालटेन में तेल बाती में डैश की विशेषता के कारण चढ़ता है। तो अगर बात करें तो एक लालटेन में जो तेल होता है वो बाती में चढ़ जाता है। ये किसकी वजह से? तो ये पृष्ठ तनाव जो होता है इसकी वजह से देखा होता है ऐसा। बात इसके बारे में बात करें तो लालटेन में तेल की बाती में ऊपर चढ़ने का कारण तेल का पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव के कारण केशिकत्व क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप द्रव पतली से पतली नली में प्रवेश कर ऊपर चढ़ जाता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। हम आगे देखेंगे इसको, और भी प्रश्न हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।